जब मेरी दोबारा जिंदगी शुरू हुई, मैं उसी पल लौटा जब मेट्रो में मुझ पर चोरी छिपे फोटो खींचने का झूठा इल्जाम लगाया गया था। सामने वही दो टेढ़े चेहरे थे और कानों में वही तीखी औरत की आवाज गूंज रही थी, लेकिन इस बार मैं मुस्कुरा रहा था। मेरा नाम चेन पिंगन है। पिछली जिंदगी में मेरी बर्बादी की शुरुआत इसी मेट्रो से हुई थी। मुझ पर झूठा इल्जाम लगा, पूरे इंटरनेट पर बदनाम किया गया, नौकरी चली गई, माता पिता ने रिश्ता तोड़ लिया और मेरी मंगेतर ने सगाई खत्म कर दी। आखिर में मैं ये सब सह नहीं पाया और छत से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन अब मैं वापस आ चुका था। जैसे ही कैमरा मेरे सामने आया, मैंने शांति से अपनी बाजू चढ़ाई और उनके हैरान चेहरों के सामने मुक्का उठा दिया। चटाक! उस थप्पड़ की आवाज ने पूरे डिब्बे का शोर दबा दिया। एक पल में मेट्रो शांत हो गई। सब लोग सन्न रह गए। सूजन ने सूजा हुआ गाल पकड़ लिया। उसकी आंखें फटी रह गईं। कुछ सेकंड बाद वो चीख पड़ी, तुमने मुझे मारा? एक तुम जैसे गरीब आदमी की इतनी हिम्मत! वो पागलों की तरह मेरी तरफ झपटी। मैं एक कदम हट गया और फोन से वीडियो बना रही। ये लिन के घुटने के पीछे जोरदार लात मार दी। ये लिन दर्द से चीखती हुई घुटनों पर गिर पड़ी। मैं तुरंत मुड़ा। सूजन का दोबारा उठता हाथ पकड़कर उसकी कलाई मोड़ी और पहले से भी ज्यादा जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो आधा चक्कर घूमकर ये लिन के पास गिर पड़ी। उसके होंठ से खून बहने लगा। पूरे डिब्बे में लोगों ने दबी सांस ली। मैंने आराम से अपना सूट का कॉलर ठीक किया। पिछली जिंदगी में मैं लाख सफाई देता रहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इस बार मैं सिर्फ उसी भाषा में जवाब दे रहा था जिसे ये लोग सबसे अच्छी तरह समझते थे। तुम औरत पर हाथ कैसे उठा सकते हो? भीड़ से एक युवक आगे आया। मैंने उसकी तरफ देखा। जब ये दोनों मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही थी, तब तुमने नहीं देखा? वो पल भर रुका। वो तो नहीं देखा, लेकिन तुम्हें इन्हें मारते देखा है। मुझे हंसी आ गई। तो जो तुमने नहीं देखा, क्या वो हुआ ही नहीं? उसका चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन फिर भी बोला, जो भी हो, औरत को मारना गलत है। अगर तुम्हारे मन में चोरी नहीं थी तो हाथ क्यों उठाया? तभी मेट्रो सिक्योरिटी की वर्दी पहने एक आदमी भीड़ चीरता हुआ अंदर आया। यहाँ किसने मारपीट की? उसने जमीन पर बैठी दोनों लड़कियों को देखा और तुरंत सूजन को उठाया। मैडम, आप ठीक हैं? मैं उसे अच्छी तरह पहचानता था। जाओ लिजन। पिछली जिंदगी में इसी आदमी ने मेरा फोन छीन लिया था और झूठ बोल दिया था कि सीसीटीवी खराब है, जिससे मैं कभी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया। सूजन ने उसे देखते ही रोना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी भाई, यही आदमी हमारी चोरी छिपे फोटो खींच रहा था। हमने पकड़ लिया तो इसने हमें मार दिया। जाओ लिजन ने मेरी तरफ उंगली तान दी। अपना फोन मुझे दे दो। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मेरी मुस्कान देखकर उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तुम्हें लोगों को मारते देखा है। मैंने बहस करने के बजाय सीधे अपना फोन निकाला और 110 पर कॉल लगा दिया। हेलो पुलिस, मैं मेट्रो में हूँ। कुछ लोगों ने मुझ पर चोरी छिपे फोटो खींचने का झूठा इल्जाम लगाया है और अब मेरा फोन छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात सुनते ही पूरा डिब्बा शांत हो गया। जाओ लिजन भी भौएं सिकोड़कर मुझे देखने लगा। क्या नाटक कर रहे हो? मैंने कॉल काटकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पहली बात, तुम पुलिस नहीं हो। मुझे आदेश देने का तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं। दूसरी बात, मुझे ये मत कहना कि सीसीटीवी खराब है। इस डिब्बे में एक नहीं, कई कैमरा लगे हैं और वीडियो बनाने वाले भी सिर्फ एक दो लोग नहीं हैं। इतना कहते हुए मेरी नजर भीड़ में घूमी और एक कोने में खड़े कैप पहने युवक पर जाकर रुकी, जो चुपचाप अपना फोन नीचे कर रहा था। पिछली जिंदगी में मेरी मौत के बाद उसी के अपलोड किए हुए वीडियो ने मेरी बेगुनाही साबित की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बार मैं सच को पहले ही गवाही देने के लिए सामने लाऊंगा। पुलिस स्टेशन के पूछताछ वाले कमरे में माहौल भारी था। कोने में लगा पुराना एयर कंडीशनर लगातार आवाज कर रहा था। मेरे सामने बयान लिख रहा ऑफिसर करीब 40 साल का था। आंखों के नीचे सूजन लटक रही थी और वो बार बार पेन मेज पर बजा रहा था। उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट थी। बताओ, तुमने मारपीट क्यों की? मैंने शुरू से आखिर तक पूरी घटना बता दी। उन्होंने पहले मेरी बेइज्जती की, फिर झूठा इल्जाम लगाया। उसके बाद ही मैंने जवाब दिया, ये सेल्फ डिफेंस है। ऑफिसर की पेन रुक गई। सेल्फ डिफेंस? किसी की नाक टेढ़ी कर देना भी सेल्फ डिफेंस होता है? मैंने बिना घबराए कहा, कानून में कहीं नहीं लिखा कि कोई आपकी बेइज्जती करे और आप चुपचाप खड़े रहें। ऑफिसर आगे झुक गया। चेन पिंगन, अपना रवैया ठीक रखो। सामने वाली लड़की ने तुम्हारे खिलाफ जानबूझकर चोट पहुंचाने की शिकायत की है। अगर मेडिकल रिपोर्ट में चोट गंभीर निकली तो कई साल जेल में सड़ोगे। तुम्हारा पूरा भविष्य खत्म हो जाएगा। वही बातें, बिल्कुल वही शब्द। पिछली जिंदगी में भी उसने इसी कमरे में मुझसे यही कहा था। यहीं से मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हुई थी। बाद में मुझे पता चला कि सूजन कोई मासूम लड़की नहीं थी। वो एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर थी जो लोगों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठती थी और शहर में ऊंचे पद पर बैठा उसका चाचा ही उसका सबसे बड़ा सहारा था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ऑफिसर, मुझे भी रिपोर्ट दर्ज करानी है। मैं उन लोगों पर बदनामी फैलाने और झूठा केस बनाकर फंसाने का मुकदमा करना चाहता हूं। उन्होंने सार्वजनिक जगह पर झूठी बातें फैलाकर मेरी इज्जत खराब की है और मुझे मानसिक रूप से भारी नुकसान पहुंचाया है। ऑफिसर का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। तो अब तुम उन्हीं पर इल्जाम लगाओगे? मैं शांत रहा। मैं सिर्फ सच बता रहा हूं और अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं। वो मेज पर हाथ मारकर बोला, सच यही है कि तुमने लोगों को घायल किया है।
मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मेट्रो सिक्योरिटी गार्ड जाओ लिजुन ने भी अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। हो सकता है वो उन लोगों का साथी हो। उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार भी मैं सुरक्षित रखता हूँ। नियम के मुताबिक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रहती है। जिस डिब्बे में मैं था उसके आगे पीछे भी कैमरा लगे थे। मैं जहां खड़ा था वहां ब्लाइंड स्पॉट होना नामुमकिन है। अगर पुलिस कहेगी कि कैमरा खराब थे तो मैं लॉयर के जरिए जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन की मांग करूंगा। मेरी बात खत्म होते ही पूरा कमरा शांत हो गया। ऑफिसर का चेहरा बदल गया। वो लगातार मेरी तरफ घूरता रहा। उसी समय पूछताछ वाले कमरे का दरवाजा खुला। एक युवा महिला पुलिस ऑफिसर तेजी से अंदर आई। वो ऑफिसर के कान में कुछ कहकर पीछे हट गई। उसकी बात सुनते ही ऑफिसर ने मेरी तरफ देखा। चैन पिंगन, तुम्हारी मंगेतर आई है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी है। दोनों तुमसे मिलना चाहते हैं। लिन शिनरू। ये नाम सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल पे जंग लगी सुई फेर दी हो। पिछली जिंदगी में जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई थी तब वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही इंटरनेट पर मेरे खिलाफ बवाल मचा उसने सबसे पहले मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे ब्लॉक करने से पहले उसका आखिरी मैसेज आज भी याद था। चैन पिंगन, तुमसे मुझे घिन आती है। हमारे बीच सब खत्म है और दहेज के पैसे वापस लेने की कोशिश भी मत करना। अब वो यहाँ थी और साथ में वही आदमी भी था जिसका मुझे पहले से अंदाजा था। उन्हें अंदर भेज दो। दरवाजा खुला। सबसे आगे लिन शिनरू थी। उसने सफेद ड्रेस पहन रखी थी। हल्का मेकअप था और आंखें लाल थीं। उसके पीछे अंदर आया जिया डफंग, मेरा कॉलेज क्लासमेट। घर में बहुत पैसा था और कॉलेज के दिनों से ही लिन शिनरू के पीछे घूमता रहता था। उसने महंगे ब्रांड के कपड़े पहन रखे थे और उसकी कलाई पर बंधी रिचर्ड मिले वॉच की चमक पूरे कमरे में अलग ही दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही मैं मुस्कुरा दिया। बहुत अच्छा। पिछली जिंदगी के सारे दुश्मन आज एक ही जगह इकट्ठा हो गए थे। लिन शिनरू की नजर मेरे हाथों की हथकड़ी पर पड़ी। उसकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। पिंगन, तुमने लोगों को मारा ही क्यों? तुम्हें पता भी है मामला कितना बड़ा हो गया है? उसकी पहली बात चिंता नहीं, सीधा इल्जाम थी। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। तभी जिया डफंग बोला, पूरा इंटरनेट फट चुका है। हर जगह लोग तुम्हें चोरी छिपे फोटो खींचने वाला, हिंसक और विकृत इंसान बता रहे हैं। सोचो शिनरू की कितनी बदनामी हो रही है। इतना कहकर उसने सहजता से अपना हाथ लिन शिनरू के कंधे पर रख दिया। लिन शिनरू ने उसे हटाया नहीं बल्कि हल्का सा उसकी तरफ झुक गई। वो दृश्य देखकर मेरा दिल ठंडा पड़ गया। पिछली जिंदगी में मैं इन्हीं दोनों की तुम्हारे भले के लिए वाली बातों में आ गया था। जब मुझे नौकरी से निकाला गया, कर्ज में डूब गया, तब न्यूज में देखा कि दोनों की सगाई हो चुकी थी। तभी समझ आया असल में ये दोनों पहले से ही एक दूसरे के थे। मूर्ख सिर्फ मैं था। मैंने शांत स्वर में पूछा, इतना बड़ा मामला बन गया है? जिया डफंग हंस पड़ा। बड़ा? बहुत बड़ा। उसने अपना नया फोन निकालकर मेरे सामने कर दिया। देख लो, अब तुम इंटरनेट सेलिब्रिटी बन चुके हो। स्क्रीन पर मेरी साफ तस्वीर थी। मेरे बगल की दोनों लड़कियों के चेहरे ब्लर किए गए थे। कमेंट सेक्शन गालियों से भरा पड़ा था। सबसे ऊपर किसी ने मेरा आईडी कार्ड, घर का पता और कंपनी की जानकारी तक अपलोड कर दी थी। लिन शिनरू कांपती आवाज में बोली, जल्दी उनसे माफी मांग लो। कुछ पैसे देकर मामला खत्म कर दो। अगर वो वेबो पोस्ट डिलीट कर दें और माफी का बयान जारी कर दें तो अभी भी सब ठीक हो सकता है। जिया डफंग तुरंत बोला, पिंगन, मेरी बात मानो। सूजन के परिवार की पहुंच बहुत ऊपर तक है। तुम उनसे नहीं जीत सकते। सबके सामने माफी मांग लो, थोड़ा कॉम्पेंसेशन दे दो और मामला खत्म कर दो। अगर पैसे नहीं हैं तो मैं उधार दे दूंगा। बस मार्केट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। वो खुद को बड़ा नेक इंसान दिखा रहा था, लेकिन जिस मार्केट रेट इंटरेस्ट की बात कर रहा था उसका मतलब मैं अच्छी तरह जानता था। पिंगन, सुन रहे हो ना? मेरे चुप रहने पर लिन शिनरू और बेचैन हो गई। जिया डफंग तुम्हारी मदद करना चाहता है। अब भी क्या सोच रहे हो? जल्दी मान जाओ। क्या सच में चाहते हो कि कंपनी भी तुम्हें नौकरी से निकाल दे? उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी थी, लेकिन मुझे साफ समझ आ गया उसे मेरी बेगुनाही से ज्यादा अपनी जिंदगी की फिक्र थी। उसी समय पूछताछ वाले कमरे का दरवाजा फिर खुला। ऑफिसर माँ एक फाइल लेकर अंदर आया और उसे मेज पर पटक दिया। चैन पिंगन, ये सेटलमेंट एग्रीमेंट है। सामने वाली पार्टी चाहती है कि तुम 5 लाख रुपए मुआवजा दो और पब्लिक अपॉलॉजी वीडियो रिकॉर्ड करो। अगर साइन कर दोगे तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा। 5 लाख रुपए, फिर वही रकम। पिछली जिंदगी में भी उन्होंने मुझ पर इसी रकम का दबाव बनाया था। जल्दी साइन करो, लिन शिनरू ने घबरा कर कहा। मैंने एग्रीमेंट की तरफ देखा तक नहीं, मेरी नजर सिर्फ उसी पर थी। लिन शिनरू, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। मैंने दोबारा पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मैंने चोरी छिपे फोटो नहीं खींची? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अब ये पूछने से क्या होगा? तुमने फोटो खींची या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबने तुम्हें लोगों को मारते देखा है। क्या तुम थोड़ा मैच्योर नहीं बन सकते? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तो उसके लिए मेरी बेगुनाही की कोई कीमत नहीं थी। तभी जिया डफंग विजेता की तरह आगे आया। पिंगन, शिनरू तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हैं। आज के जमाने में सच से फर्क नहीं पड़ता। लोग जिस बात पर यकीन करते हैं बस वही सच बन जाता है। उसने एग्रीमेंट उठाकर साइन वाली जगह दिखाई। साइन कर दो। 5 लाख रुपए मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। बाद में प्रॉमिसरी नोट लिख देना। बस एक माफी वाला वीडियो बना देना। 2-4 नरम बातें कहोगे, थोड़ी बेइज्जती सह लोगे। आदमी को झुकना भी आना चाहिए। तभी दरवाजे की दरार से 2 औरतों की हंसी सुनाई दी। वे सूजन और ये लिन थीं। सूजन हंसते हुए बोली, देखा, हम सोच रहे थे इसमें कितनी हिम्मत होगी, आखिर में तो झुकना ही पड़ा। ये लिन खिलखिलाई।
5 लाख रुपए! इस बार तो लॉटरी लग गई। आज रात सबसे महंगे जापानीज रेस्टोरेंट चलेंगे, उस गरीब आदमी से ही बिल भरवाएंगे। हा 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 हा। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द मेरे कानों में साफ पड़ रहा था। बाकी लोग जैसे कुछ सुन ही नहीं पाए। ऑफिसर माँ ने मेज पर हाथ मारा। जल्दी साइन करो, समय बर्बाद मत करो। मैंने सामने खड़े हर चेहरे को देखा। जिया डफंग, जो पैसे से मेरी इज्जत खरीदना चाहता था, लिन शिनरू, जो मुझे झूठा जुर्म कबूल करवाना चाहती थी, और बाहर खड़ी वे दोनों औरतें जो पहले ही अपनी जीत का जश्न मना रही थीं। इन सब ने मिलकर मेरे लिए वही जाल बिछाया था जिसमें मैं पिछली जिंदगी में बर्बाद हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैंने धीरे से पेन उठा ली। मुझे पेन उठाते देख लिन शिनरू, जिया डफंग और ऑफिसर माँ तीनों ने राहत की सांस ली। अगले ही पल मैंने पेन पूरी ताकत से मेज पर दे मारी। ये अग्रीमेंट मैं साइन नहीं करूंगा। 5 लाख रुपए, 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और माफी वाला वीडियो, उसका सपना देखना छोड़ दो। एक पल में पूरे कमरे की हवा जैसे जम गई। चेन पिंगन, क्या तुम पागल हो गए हो? सबसे पहले लिन शिनरू चीखी। तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या होगा? ऑफिसर माँ गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए गर्जा। लगता है जब तक जेल नहीं जाओगे अक्ल नहीं आएगी। कोई है, इसे हिरासत में लो। 2 युवा पुलिस ऑफिसर तुरंत हथकड़ी लेकर मेरी तरफ बढ़े। उधर जिया डफंग का चेहरा भी ठंडा पड़ चुका था। वो मेरे करीब आकर धीमी आवाज में बोला, चेन पिंगन, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने मेरी इज्जत की कोई कीमत नहीं समझी। अब जब मेरी बात नहीं मानी तो अंदर जाकर इसका अंजाम भुगतना। मैंने उसके टेढ़े चेहरे को देखा। मेरे मन में सिर्फ एक ही एहसास था, बदला। मैं मुस्कुराया। मुझे हिरासत में लेना है? जरूर ले लो। मैंने खुद ही दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। लेकिन हथकड़ी लगाने से पहले बेहतर होगा कि तुम लोग एक दिलचस्प चीज देख लो। मेरी बात पूरी होते ही पूछताछ वाले कमरे का दरवाजा जोर से खुला। एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। उसने ऊंचे पद की पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसके चेहरे का रौब ऐसा था कि पूरा कमरा एक पल में शांत हो गया। उसके पीछे 2 अधिकारी रिकॉर्डिंग डिवाइस लिए अंदर आए। ऑफिसर माँ ने जैसे ही उसे देखा, वो कुर्सी से उछल पड़ा। जियांग डायरेक्टर, आप यहाँ कैसे? जियांग डायरेक्टर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधे कंप्यूटर के पास गया और अपने साथ आए अधिकारी से बोला, 5 मिनट पहले जस्टिस विल नेवर बी एब्सेंट नाम के अकाउंट से अपलोड हुआ वीडियो चलाओ। सब ध्यान से देखेंगे। कुछ ही सेकंड में वीडियो दीवार पर चलने लगा। कैमरा थोड़ा हिल रहा था, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ थी। मेट्रो के डिब्बे में सूजन और ये लिन ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा। फिर सूजन जानबूझकर लड़खड़ाई और सीधे आकर मुझसे टकरा गई। अगले ही पल वो चीखी, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे फोटो खींच रहे हो। पूछताछ वाले कमरे में वही आवाज गूंज उठी। स्क्रीन पर मैं साफ दिखाई दे रहा था। मेरे चेहरे पर सिर्फ हैरानी थी। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि भीड़ मुझे गालियां देने लगी। हर गाली पिछली जिंदगी के घाव फिर से खोल रही थी। लेकिन इस बार पूरा सच सबके सामने था। मैंने कमरे में मौजूद लोगों की तरफ देखा। ऑफिसर माँ का चेहरा सफेद पड़ चुका था। माथे पर पसीना चमक रहा था। जिया डफंग की मुस्कान गायब हो चुकी थी। वो स्क्रीन को घूरे जा रहा था। उधर लिन शिनरू ने अनजाने में अपना मुंह ढक लिया। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में पहले हैरानी, फिर शर्म और डर उतर आया। वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ था। उसमें साफ दिख रहा था कि भीड़ मुझे घेर लेती है। सिक्योरिटी गार्ड जाओ लिजन मुझे बेरहमी से पकड़कर दीवार से लगा देता है, और दूसरी तरफ सूजन और ये लिन भीड़ के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थीं। वीडियो के आखिर में कैमरा उनके फोन की चैट पर रुक गया। उसमें साफ लिखा था, काम हो गया, अब मेरे इशारे का इंतजार करना। इस बार किसी भी हालत में इसे पूरी तरह बर्बाद करना है। वीडियो खत्म होते ही स्क्रीन काली हो गई, लेकिन उसमें दिखी सूजन और ये लिन की मुस्कुराती शक्लें वहां मौजूद हर इंसान के दिमाग में छप चुकी थीं। नहीं, ये झूठ है, ये वीडियो फेक है। सूजन चीखती हुई अंदर घुसी और कंप्यूटर की तरफ झपटी, लेकिन पास खड़े पुलिस ऑफिसर ने तुरंत उसकी बांह पकड़कर उसे मेज पर दबा दिया। दूसरी तरफ ये लिन वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखें खाली थीं और वो बड़बड़ाने लगी। ऑफिसर माँ के होंठ कांप रहे थे। उधर जिया डफंग का चेहरा सफेद, फिर लाल और फिर नीला पड़ने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कमरे में मौजूद हर निगाह उसी पर टिकी है। मैं धीरे धीरे खड़ा हो गया। हथकड़ी आपस में टकराई और उसकी धातु की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मैंने जियांग डायरेक्टर की तरफ देखकर पूछा, डायरेक्टर जियांग, क्या अब भी आपको लगता है कि मुझे अपना जुर्म कबूल करना चाहिए? जियांग डायरेक्टर ने पूरे कमरे पर नजर डाली, फिर आदेश दिया, इसके हाथों की हथकड़ी खोलो। ऑफिसर माँ कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने जल्दी से चाबी निकालकर हथकड़ी खोल दी। मेरी कलाई पर पड़े लाल निशान देखते ही जियांग डायरेक्टर की आंखें ठंडी पड़ गईं। वो अचानक गर्जा, माँ बाओगो। ऑफिसर माँ के पैर जवाब दे गए। वो धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा। जियांग डायरेक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे मामले की जांच डिसिप्लिन इंस्पेक्शन कमीशन करेगी। अब अपने सीने से बैज उतार दो। ये सुनते ही माँ बाओगो पूरी तरह टूट गया। वो जमीन पर ऐसे बैठ गया जैसे शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। फिर जियांग डायरेक्टर ने सूजन और ये लिन की तरफ देखा। तुम दोनों पर बदनामी फैलाने, झूठा केस बनाकर फंसाने और जबरन पैसे ऐंठने के पर्याप्त सबूत हैं। अभी गिरफ्तार करो। दोनों से अलग अलग पूछताछ होगी। पुलिस ऑफिसर दोनों को पकड़कर बाहर ले जाने लगे। अब जाकर उन्हें अपनी हालत का एहसास हुआ। सूजन पूरी ताकत से चीखने लगी, मुझे छूकर तो देखो, तुम जानते भी हो मैं कौन हूं।
जियांग डायरेक्टर ने तिरस्कार से उसकी तरफ देखा। आज तुम्हें बचाने कोई भी आ जाए फिर भी नहीं बचा पाएगा। जो लोग कानून की इज्जत को चलते हैं उन्हें हम कभी नहीं छोड़ते। उसने हाथ से इशारा किया। अगले ही पल सूजन और येलेन को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। उनकी चीखें और गालियां धीरे धीरे गलियारे में खो गईं। सब कुछ संभालने के बाद जियांग डायरेक्टर भी अपने लोगों के साथ बाहर निकल गया। जाने से पहले उसने मेरी तरफ एक गहरी नजर डाली। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद जिया डफंग बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया और मेरी तरफ बढ़ा। वो पिंगन, सब एक गलतफहमी थी। इतना कहकर उसने मेरा कंधा थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं एक कदम पीछे हट गया। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच में? अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे कि सच से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिर झुका लो और मामला खत्म हो जाएगा। अब क्या हुआ? जिया दफंग का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, जिया दफंग, अपनी ये झूठी हमदर्दी अपने पास रखो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह जानता हूं। आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ से नजर हटाई और लिन शिनरू की तरफ देखा। वो वहीं खड़ी थी। उसके हाथ पैर जैसे सुन्न पड़ गए थे। रोते रोते उसकी आंखों का मेकअप फैल चुका था। वो कांपती आवाज में बोली, पिंगन, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। उसने मेरा कपड़ा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। शायद उसे अब भी उम्मीद थी कि मैं उसे माफ कर दूंगा। मैंने शांत स्वर में पूछा, अगर आज ये वीडियो सामने नहीं आता तो क्या तुम मुझे इसी तरह बर्बाद होते देखती रहती? फिर जिया डफंग की मदद स्वीकार करके अपनी नई जिंदगी शुरू कर देती? लिन शिनरू घबराकर सिर हिलाने लगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी सफाई अब मेरे लिए खोखली थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, लिन शिनरू, दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुमने कभी सच में मुझसे प्यार किया था? वो पूरी तरह चुप हो गई। चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था। शायद जब मेरी सालाना सैलरी 3 लाख रुपए थी, जब मैं उसके लिए महंगे बैग खरीद सकता था, उसे अच्छे रेस्टोरेंट ले जा सकता था, तब उसने मुझसे प्यार किया होगा। लेकिन जैसे ही मुसीबत आई, जैसे ही मैं उसके लिए बोझ बनने लगा, उसका प्यार भी खत्म हो गया। पास खड़ा जिया डफंग तिलमिला उठा। उसने लिन शिनरू को पीछे खींच लिया। चेन पिंगन, शिनरू पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। वो कैसी लड़की है मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। सिर्फ इसलिए कि आज मामला तुम्हारे पक्ष में हो गया, तुम सारी गलती उसी पर नहीं डाल सकते। मैंने ठंडी नजर से उसे देखा। ये हमारे बीच की बात है, बीच में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं। वो गुस्से से बोला, मैं बोलूंगा। एक वीडियो से कुछ नहीं बदलता। जिस वीडियो में तुम लोगों को मार रहे हो वो अभी भी इंटरनेट पर है। मैं शांत रहा। मैंने सेल्फ डिफेंस में हाथ उठाया था। जिसने पूरा वीडियो देखा होगा वो खुद फैसला कर लेगा। जिया डफंग हंस पड़ा। इंटरनेट पर लोग खुद फैसला नहीं करते, उन्हें जैसा दिखाया जाता है वे वही मानते हैं। चेन पिंगन, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, शिनरू से माफी मांग लो। मैं ये मामला दबा दूंगा, वरना दूसरी बार होने वाले इंटरनेट अटैक के लिए तैयार रहना। इतना कहकर वो रोती हुई लिन शिनरू को लेकर बाहर चला गया। दरवाजे तक पहुंचकर भी उसने एक बार पीछे मुड़कर मुझे देखा। मैंने मन ही मन कहा, दूसरी बार इंटरनेट अटैक, मैं उसका इंतजार करूंगा। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही तेज धूप आंखों में चुभने लगी। मैंने फोन ऑन किया। मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस की बाढ़ आ गई। सबसे पहले मैंने अपने माता पिता को कॉल करके बताया कि मैं ठीक हूं। ये सिर्फ एक गलतफहमी थी, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने इंटरनेट खोला। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। पूरा वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ लोग मेरा समर्थन कर रहे थे, तो सच ये था, ये दोनों लड़कियां लोगों को फंसाकर पैसे ऐंठती थीं। चेन पिंगन ने बिल्कुल सही किया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़े मार्केटिंग अकाउंट्स फिर से माहौल बदलने में जुट गए। झूठा इल्जाम लगाना गलत है, लेकिन हिंसा भी सही नहीं हो सकती। फोटो खींचने का आरोप झूठा था, लेकिन मारपीट तो सच है। किसी भी वजह से किसी लड़की को इतनी बुरी तरह मारना सही नहीं। साफ था, सूजन और ये लिन के पीछे खड़ी एजेंसी अब लोगों का ध्यान झूठे इल्जाम से हटाकर सिर्फ मारपीट पर ले जाना चाहती थी। उसी समय कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का कॉल आया। चेन पिंगन, इंटरनेट पर चल रहे मामले को देखते हुए कंपनी मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि तुम्हें फिलहाल सस्पेंड किया जाता है। कल ऑफिस आकर आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेना। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी उन्होंने मुझे सफाई देने का एक मौका तक नहीं दिया। उनकी नजर में मुसीबत में फंसा एम्प्लॉय सिर्फ बोझ होता है। मैंने कॉल काट दिया। मुझे हैरानी नहीं हुई, तूफान अभी बस शुरू हुआ था। लेकिन अब मैं पिछली जिंदगी वाला चेन पिंगन नहीं था। मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और एक नाम पर उंगली रुक गई, लियू रुयान। उसकी लॉ फर्म शहर के सबसे व्यस्त सीबीडी में थी। पूरी एक मंजिल उसी की थी। जब मैं वहां पहुंचा, वो खिड़की के सामने खड़ी फोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज तेज, साफ और आत्मविश्वास से भरी थी। कॉल खत्म होते ही वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी नजर सिर से पांव तक मुझ पर घूमी, जैसे मुझे परख रही हो। चेन पिंगन जी, मेट्रो वाले केस के वही व्यक्ति? हाँ। वो मेरे सामने बैठ गई और बोली, मेरी कंसल्टिंग फी 5,000 रुपए प्रति घंटा है, फिर भी मुझसे मिलना चाहते हो? मैंने बैंक कार्ड उसके सामने रख दिया। इसमें 2 लाख रुपए हैं। फिलहाल इसे लॉयर फी समझ लीजिए। अगर कम पड़े तो बाकी का इंतजाम भी कर लूंगा। ये मेरी कई सालों की पूरी बचत। पिछली जिंदगी में यही पैसा मैं लिन शिनरू के साथ नए घर की डाउन पेमेंट के लिए रखने वाला था। लेकिन आखिर में वही रकम उसके पास चली गई। लियू रुयान ने कार्ड की तरफ देखा, मगर उसे उठाया नहीं। पैसे कोई समस्या नहीं है,
मैं सिर्फ चुनौती भरे केसेस लेती हूँ। पहले ये बताओ तुम्हारी मांग क्या है? मैंने बिना रुके कहा, मेरी 4 मांगे हैं। पहली, मैं सूजन, ये लिन और उनके पीछे की एजेंसी पर केस करना चाहता हूँ। उन पर बदनामी फैलाने, झूठा इल्जाम लगाने और जबरन पैसे ऐंठने का मुकदमा करूंगा। मैं चाहता हूं कि कानून उन्हें ऐसी सजा दे कि वे फिर कभी किसी और की जिंदगी बर्बाद न कर सकें। दूसरी, मैं मेट्रो कंपनी और सिक्योरिटी गार्ड जाओ लिजन पर भी केस करूंगा। उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई और मुझे भारी नुकसान पहुंचाया। मैं चाहता हूं कि वे सार्वजनिक माफी मांगें और मेरे मानसिक नुकसान की भरपाई करें। तीसरी, जिन मार्केटिंग अकाउंट्स और इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स ने बिना सच जाने मेरे खिलाफ झूठा माहौल बनाया, मैं उनकी भी कानूनी जिम्मेदारी तय करवाऊंगा। और चौथी, मैं फेंग हुआ ग्रुप पर भी केस करूंगा। बिना किसी जांच के मुझे सस्पेंड करना गैर कानूनी था। मैं अपनी जॉब वापस चाहता हूं और हुए नुकसान का पूरा मुआवजा भी। मेरी बात सुनकर लियू रुयन हल्का सा मुस्कुराई। दिलचस्प, यानी तुम उन सभी लोगों के खिलाफ एक साथ लड़ना चाहते हो जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? मैंने शांत स्वर में कहा, मैंने किसी से दुश्मनी शुरू नहीं की, लेकिन जिसने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। लियू रुयन ने मेज पर उंगलियां हल्के से थपथपाईं। जिन लोगों से तुम टकराना चाहते हो उन्हें हल्के में मत लेना। सूजन के पीछे प्रोफेशनल ब्लैक पीआर कंपनी है। मेट्रो कंपनी एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है। मार्केटिंग अकाउंट्स के पीछे बड़े कैपिटल का सहारा है और फेंगहुआ ग्रुप भी इस शहर की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। वो मुस्कुराई। तुम्हें इतना भरोसा क्यों है कि मैं ये केस जीत सकती हूँ? मैंने जवाब दिया, क्योंकि तुम इस शहर की सबसे अच्छी और सबसे महंगी लॉयर हो। 5 साल में 100 से ज्यादा केसेस और एक भी हार नहीं। लोग कहते हैं तुम नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती हो। ये सब मुझे पिछली जिंदगी में पता चला था। तब मेरे पास कंसल्टिंग फी देने के भी पैसे नहीं थे। लियू रुयन की मुस्कान और गहरी हो गई। सिर्फ मेरी तारीफ से काम नहीं चलेगा। ये बताओ तुम्हारे पास सबूत क्या है? मैंने अपना बैग खोला और एक यूएसबी ड्राइव उसके सामने रख दी। मेरे सारे जवाब इसके अंदर हैं। उसने बिना देर किए यूएसबी अपने लैपटॉप में लगा दी। यूएसबी खोलते ही सबसे पहले पूरा वीडियो चला। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट खुला। उसमें पिछले 1 साल में सूजन और ये लिन द्वारा 3 अलग अलग पुरुषों को फंसाकर पैसे ऐंठने के सभी रिकॉर्ड थे। समय, जगह, पीड़ितों की पहचान और उनसे वसूली गई रकम तक सब दर्ज था। ये सारी जानकारी मैंने पिछली जिंदगी की यादों के आधार पर जुटाई थी। तब उन पीड़ितों ने बदनामी के डर से चुपचाप पैसे देकर मामला खत्म कर दिया था। उसी चुप्पी ने सूजन और उसके गिरोह का हौसला बढ़ाया। लेकिन इस बार मैं उन सबको कानून के सामने लाने वाला था। डॉक्यूमेंट पढ़ते पढ़ते लियू रुयन की आंखें चमक उठीं। ये सब तुम्हें कहां से मिला? मैंने शांत स्वर में कहा, यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि क्या ये सब हमारे लिए हथियार बन सकता है? वो मुस्कुराई। हथियार? ये तो सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब है। उसने लैपटॉप बंद किया और मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। चेन पिंगन, ये केस मैं ले रही हूँ। हैप्पी कॉपरेशन। मैंने भी उसका हाथ थाम लिया। हैप्पी कॉपरेशन। फिर उसने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज से मीडिया के सामने तुम क्या बोलोगे और क्या नहीं, सब पहले मुझसे तय होगा। मैं अपने क्लाइंट को बिना प्लानिंग के कुछ भी करने नहीं देती। मंजूर है, मैंने तुरंत जवाब दिया। उसने ऑफिस फोन उठाया। एमी, पीआर डिपार्टमेंट और लीगल डिपार्टमेंट को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ। हमारे पास एक बड़ा केस है। उसी पल मुझे एहसास हो गया, मेरा असली पलटवार अब शुरू होने वाला था। सिर्फ एक दिन में लियू रुयन ने सारी तैयारी पूरी कर ली। अगली सुबह लीगल नोटिस एक साथ सूजन की एजेंसी, मेट्रो कंपनी, फेंगहुआ ग्रुप और कई मार्केटिंग अकाउंट्स तक पहुंच गया। इसके बाद मेरे नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। हॉल रिपोर्टर्स, कैमरास और फ्लैश लाइट से भरा हुआ था। मैं लियू रुयन के तैयार किए हुए सूट में शांत भाव से मंच पर बैठा था। सबसे पहले लियू रुयन ने पूरी घटना की सच्चाई बताई, फिर बिना एडिट किया हुआ पूरा वीडियो चला दिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। इसके बाद उसने दूसरा बड़ा सबूत पेश किया, सूजन और ये लिन के पहले किए गए 3 ब्लैकमेल केसेस की जानकारी। पीड़ितों की पहचान छिपाई गई थी, लेकिन तरीका और सबूत साफ बता रहे थे कि ये एक संगठित क्रिमिनल गैंग था। लियू रुयन ने दृढ़ आवाज में कहा, मेरे क्लाइंट चेन पिंगान सिर्फ इंटरनेट वायलेंस का शिकार नहीं है, उसने एक पूरे क्रिमिनल नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। हम सारे सबूत पुलिस और संबंधित विभागों को सौंप चुके हैं। हमें पूरा भरोसा है कि कानून सभी पीड़ितों को न्याय देगा। उसकी बात खत्म होते ही रिपोर्टर्स ने एक साथ सवाल पूछने शुरू कर दिए। चेन सर, ये सबूत आपको कहां से मिले? फेंगहुआ ग्रुप ने आपको सस्पेंड कर दिया है, इस पे आपका क्या कहना है? लॉयर लियू, आप कितने कॉम्पेंसेशन की मांग कर रही हैं? लियू रुयन ने हाथ उठाकर सबको शांत किया, फिर मुस्कुराते हुए माइक्रोफोन मेरी तरफ बढ़ा दिया।